हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप हमारी इसके एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, हम 90 to 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। यही अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर किए जाएंगे? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली में भी आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर में होंगे, और क्विज होगा, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा। मंथली में आपको 4 तरह की चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, बेस्ट 100 भी करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ में मिलेगी, जिसमें आप 2 लाइनर 3 लाइनर में आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। अपने एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसकी अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी वो आपको इन पीडीएफ से मिल जाएगी। और गाइस, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो हम आपको 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, वो सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के होंगे, और एक होगा क्विज, जो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी का ही होगा, लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। लेकिन जितना भी पास्ट करंट अफेयर अगर आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। डिटेल तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। हम स्टेट करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो हैं वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करके आपके एग्जाम की भी पूरी तैयारी होगी स्टेट करंट अफेयर्स के बेसिस पे। तो आपकी स्टेट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी निकल के आएगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं मिल रही। ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे संपर्क करें और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यार चैनल को, क्योंकि इन 3 चीज़ों से आप हमें मोटिवेट भी करोगे और हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। मतलब वो बीम एप्लीकेशन को यूज करने वाली पहली कंट्री बनेगी। सिंपल है, क्योंकि इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से 2016 में। और आपको पता है कि इस एप्लीकेशन को बनाया किसने था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इसका मतलब टाई अप हुआ है कौन सी कंट्री के साथ कि उनके जो सिटीजन हैं वो भी बीम ऐप को यूज कर सकते हैं। तो वो मात्र पहली कंट्री बन जाएगी जो बीम एप्लीकेशन को यूज करेगी, इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को यूज करेगी। और आपको पता है कि वो कंट्री कौन सी है? भूटान। और क्विक रिस्पॉन्स कोड के थ्रू जो है वो भूटान के लोग भी अब बीम एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ में जो है वो भूटान का ये टाई अप है। और बेसिकली अगर आप देखोगे, ये एग्जैक्टली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टाई अप नहीं है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं NIPL, जिसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसका टाई अप हुआ है किसके साथ? भूटान के रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी के साथ, मतलब जो वहां की मॉनिटरी सिस्टम को देखती है। तो इन दोनों ने टाई अप किया है कि वो बीम एप्लीकेशन को वहां पे यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट दोनों की इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि दोनों एक ही एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो दोनों इकोनॉमिक्स को क्या होगा? इसका फायदा होगा। और
2 लाख टूरिस्ट जो हैं, जो कि आप कह सकते हो इंडिया से जाते हैं वहां पे, तो उनको भी जो है वो भूटान में ट्रेवलिंग करते हुए आसानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो वहां भी सेम ही एप्लीकेशन को यूज हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स आराम से हो सकती हैं। और भूटान ओनली एक ऐसा कंट्री है जो पहले रुपे कार्ड को भी जो है वो लॉन्च कर चुका है, तो मतलब वो भी जरूरी है, और बीम एप्लीकेशन को भी अब जो है वो स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसा एक ही कंट्री है भूटान। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट ऑनरेरी काउंसिल जर्नल ऑफ वियतनाम फ्रॉम इंडिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको कहां पे लगाया गया है, कर्नाटका के अंदर लगाया गया, एग्जैक्ट एरिया है बेंगलुरु। और आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसिलेट जर्नल या काउंसिल जर्नल जो है वो क्यों अपॉइंट किए जाते हैं। कौंसिल जनरल दोस्तों बेसिकली एक कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि उनकी कंट्री के जो भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उनकी बातें जो हैं वो रख सके गवर्नमेंट के सामने, और उनके कल्चर को, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर सके। और इनको बेंगलुरु के अंदर अपॉइंट किया गया, क्योंकि बेंगलुरु जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हब है, वहां पे बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो बहुत से वियतनामीज वहां पे काम करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इनको अपॉइंट वहां पे किया गया है। और इस बंदे का नाम जो है वो क्या है, NS श्रीनिवासा मूर्ति। चाहे ओनली श्रीनिवासा मूर्ति याद कर लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो इनको अपॉइंट किया गया NS श्रीनिवासा को फर्स्ट ऑनरेरी काउंसिल जर्नल इन इंडिया। और आपको एग्जामिनर कई बार लोकेशन पूछ सकता है, तो लोकेशन याद रखनी है कौन सी है, वियतनाम की तरफ से अपॉइंट किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछी जा सकती है। और ये पहले ऑनरेरी काउंसिल जर्नल होंगे जो वियतनाम से इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में जो है ये 19th होंगे, लेकिन इंडिया में वियतनाम की तरफ से पहला कोई काउंसिलेट जर्नल अपॉइंट किया गया है। और ये काउंसलर प्रोटेक्शन देंगे स्टेट इंटरेस्ट को, मतलब जो राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं वियतनामी सिटीजन जो कि बेंगलोर के अंदर रह रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, उनको जो है वो सिक्योर करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए की गई है, 3 साल के लिए की गई है। तो काफी चीजें आपको यहाँ से क्लियर होगी। और बेंगलोर हब है दोस्तों, बेंगलोर में केवल वियतनाम का नहीं, 8 कंट्रीज के काउंसलेट जनरल अपॉइंटेड हैं, लाइक स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, कनाडा, नीदरलैंड्स, इन कंट्रीज के जो काउंसलेट जनरल अपॉइंटेड है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बहुत से सिटीजन अलग अलग कंट्री के बेंगलुरु में रहते हैं, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी हब है वो, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो है ही है। और वियतनाम के बारे में याद रखना है, हैनोई जो है वो क्या है, इसकी कैपिटल है, और करेंसी वियतनामीज डोंग है। ये दोनों चीजें याद रखोगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप और भी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हो, जैसे अब्दुल्ला शाहिद का आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है 76th सेशन का। किसके 76 सेशन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो याद रखना है 76 सेशन के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अब्दुल्ला शाहिद हैं। रणजीत सिंह दिसाले, आपको पता है ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था इनको 2020 का, लेकिन रिसेंटली इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2021 से लिए 2024 तक। याद रखना है 2021 से 24 तक। नेक्स्ट विश्ववीर आहूजा, बैंकिंग स्टूडेंट्स को ये आंसर पता होगा, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया है RBL बैंक का। अपॉइंट नहीं कहूंगा क्योंकि पहले से अपॉइंटेड है, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया है। तो सारी अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो गेमिक गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में ये क्रिप्टो गेमिक गार्डन जो है वो जो है बनाया गया है, वहां पे जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। और ये स्टेट है दोस्तों उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये क्रिप्टो गेमिक गार्डन जो है वो क्या होता है हमारे पास, याद रखना है। क्रिप्टो गेमिक का मतलब जो है वो क्या होता है, हिडन रिप्रोडक्शन। याद रखना है हिडन रिप्रोडक्शन, मतलब आपको सामने से नहीं दिखती। और हिडन रिप्रोडक्शन का मतलब है इसमें कोई सीड नहीं होगा, कोई फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है वो प्रोडक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं हिडन रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो, काई को देखते हो, काई मतलब एल्गी को आप देखते हो, आप फंजाई को देखते हो मतलब फंगस को देखते हो, लिचन्स देखते हो आप छोटे छोटे, मॉस देखते हो जो पौधों के ऊपर आ जाती है। तो मतलब ये क्या है, सारे के सारे इसका एक गार्डन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। एग्जैक्ट जगह कौन सी, उत्तराखंड के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देवबन एरिया, वहां पे किया गया है। और इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की 50 स्पीशीज मिलेंगी, मतलब 50 प्रजातियां मिलेंगी आपको, जो फंगस की होंगी, फर्न्स की होंगी, लिचन्स की होंगी, जो छोटे छोटे आपको फंगस जैसे पौधों के ऊपर दिखते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और क्रिप्टो गेमिंग क्या होता है मैं बता चुका हूँ, हिडन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मॉस है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, फर्न्स हैं, फंगस है। चाहे ओनली फंगस से ही याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। और स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन सी, हम स्टेट की बात करें उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट गए हैं पुष्कर सिंह धामी।
तो ओनली चाहे पुष्कर याद कर लें नाम से, पुष्कर फूल, पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही साथ गवर्नर एक अलग सा नाम है, बेबी रानी मौर्य। तो बहुत ही कम लेडी गवर्नर्स हैं हमारे पास, तो याद रखना है बेबी रानी मौर्य। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है यहाँ के नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो नेशनल पार्क्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट। याद रखना दोस्तों, जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है एक बहुत ही फेमस। और वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा गंगोत्री, जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, उसका मतलब उत्तराखंड से स्टार्ट होती है गंगा। यहीं पे आपको मिलेगा गोविंद पशु, तो याद रखना है गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो 6 हो चुके हैं, राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री, गोविंद पशु। और नंदा देवी दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से एक नंदा देवी भी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे ताकि आप हमें सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों आपने जो है वो मोटिवेशन भी इसी के थ्रू हमें प्रोवाइड करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, और इसके अंदर जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। नाम से पता लग रहा है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। और आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा मतलब इसके अंदर दिया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है विडोज को, और ये स्टार्ट की है असम ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि नए चीफ मिनिस्टर हैं असम के, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए जो है वो विडो को मिलेंगे जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कोविड-19। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी राशि जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है कोविड के दौरान। और ये वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस है, याद रखना है 2.5 लाख रुपए जो है वो एक लेडी को दिए जाएंगे जो कि विधवा हो चुकी है, जिनके आप कह सकते हो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम है। तो उनको ये सुविधा जो है वो दी जाएगी, और ये वुमेन को आप कह सकते हो आगे बढ़ाएगी और उनकी सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी ये प्रदान करता है। और ऑलरेडी आप कह सकते हो कि असम के अंदर अरुणोदय स्कीम चल रही है जिसके अंदर 830 रुपये महीना जो है वो दिए जा रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस औरतों को, वो भी साथ में मिलेगा, वो भी विडोज को मिल रहा है जिनके आप कह सकते हो हेड ऑफ फैमिली की डेथ हो चुकी है। एक बच्चों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी असम की, जिसका नाम क्या था, शिशु सेवा स्कीम। शिशु सेवा स्कीम के तहत 3500 मतलब 3500 रुपये पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे बच्चों को जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड-19। तो देखो 3 चीजें हैं, अरुणोदय के अंदर विडोज को 830 रुपये महीना मिलेगा, वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। वन टाइम असिस्टेंस 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और बच्चों को 3500 रुपये 3500 रुपीज पर महीना जो है वो दिया जाएगा अगर वो अपने पेरेंट्स को लूज कर चुके हैं ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। और असम के बारे में याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है हिमंत बिस्वा शर्मा जी, गवर्नर जो हैं वो जगदीश मुखी जी हैं, जगदीश मुखी, और कैपिटल जो है वो कौन सी है, दिसपुर है। और दोस्तों असम के जो नेशनल पार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली 7th नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे डिक्लेयर किया गया। तो लिखते हैं यहाँ पे एक एक करके। एक बार हमारे पास कौन सा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क होगा दोस्तों। एक हमारे पास होगा मानस, मानस हमारे पास हो गया, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक आपके पास दिब्रू सैखोवा, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। एक आपके पास हो जाएगा ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी हो जाएगा। एक रिसेंटली बनाया गया था रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। तो इसका मतलब 6 तो आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। और रिसेंटली 7वां भी दोस्तों डिक्लेयर किया गया है और 7वें का नाम क्या है, दहिंग पटकाई। याद रखना है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो 7 नेशनल पार्क असम के अंदर, सातों के सातों याद रखने हैं और रोज करवाता हूं जब भी असम आता है तो इसका मतलब आपको याद हो जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम नेम्ड रिटेल डायरेक्ट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल्स। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो कोई इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद सके, उसके लिए आरबीआई ने जो है वो एक स्कीम स्टार्ट किया जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो याद रखना है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केवल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इशू कर सकती है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
तो रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस्ड आरबीआई डायरेक्ट फैसिलिटी, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सके और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी खरीद सके। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें सिर्फ आपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, और वहां पे एक अकाउंट ओपन करना है। जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट, इसकी कोई फीस नहीं है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है ओपन करने की, मेंटेन करने की इसकी। तो वहां पे जाके जो भी सिक्योरिटीज होंगी उसको आप वहां पे खरीद सकते हो, प्राइमरी मार्केट में ही, मतलब इशू प्राइस पे ही आप इसको खरीद सकते हो। बाद में आप उसको खरीद के जो है वो आप सेकेंडरी मार्केट में उसका लेबेच जो है वो कर सकते हो। मतलब प्राइमरी मार्केट में खरीदोगे, जिस प्राइस पे इशू की गई उसी प्राइस पे आप आरबीआई से खरीद लोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाद में सेकेंडरी मार्केट में जो है वो उसको आप सेल और जो है वो दोबारा से जो है वो अगर खरीदना चाहते हो वहां पे भी खरीद सकते हो। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा दिया गया है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने बताई हुई है उसके अंदर, जैसे ट्रेजरी स्कीम्स आ गए, ट्रेजरी बिल्स इसके अंदर आ जाएंगे, इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज आ जाएंगी, गोल्ड बॉन्ड्स आ जाएंगे, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आ जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने जो है वो अलाउ करती हैं। तो इतना ही इसमें याद रखना है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु हैज ऑथर्ड हिज मेमोयर टाइटल्ड राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। तो कोई बंदा राइडिंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसीलिए बुक का नाम क्या है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। और ये बंदा कौन है, इम्तियाज अनीस। तो याद रखना है दोस्तों, इंडिया का सिर्फ एक ही राइडर है, इंडिया का सिर्फ एक ही राइडर है जिसका नाम क्या है, इम्तियाज अनीस, मतलब जो घुड़सवारी करता है सिंपली। तो इम्तियाज अनीस, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में, और आज तक सिर्फ एक ही इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स को जो है वो राइडर रिप्रेजेंट कर चुका है, वो है इम्तियाज अनीस। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने वही जर्नी लिखी है, माई ओलंपिक जर्नी, मतलब ये 2000 की बात करें सिडनी ओलंपिक्स की। तो ये याद रखोगे। तो यहाँ पे आप अनीस का चेहरा देख सकते हो, इम्तियाज अनीस का, राइडिंग फ्री, और ये उनकी माई ओलंपिक जर्नी है। तो ओनली इक्वेस्ट्रियन ओलंपियन है इंडिया के अंदर, इक्वेस्ट्रियन का मतलब घुड़सवारी करने वाला बंदा, तो वो सिर्फ एक ही हैं जो ओलंपिक्स में पहुंचे हैं। और ये उनके लाइफ स्ट्रगल, उनके रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स जो इम्तियाज अनीस ने देखी, और कौन कौन सी मुसीबतों को पार करके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में और अपनी ड्रीम्स को पूरा किया है, तो उसके बारे में बताते हैं। और 20 साल का जो उनका करियर रहा है इस फील्ड के अंदर, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इस बुक को हार्पर कॉलिंस की तरफ से जो है वो प्रदर्शित किया गया। तो जो बाकी नाम आप देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक सुरेश रैना का आप नाम देख रहे हो। सुरेश रैना ने रिसेंटली अपना एक मेमोयर लिखा था जिसका नाम क्या था, बिलीव। याद रखना है, आएगा क्वेश्चन ये, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब क्या क्या उन्होंने क्रिकेट से सीखा और लाइफ से सीखा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। एक तरह की आप कह सकते हो बायोग्राफी है। अशोक पंगारिया जो अरविंद पंगारिया जी के ब्रदर हैं, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसके अंदर लिखा था मॉन्क इन ए मर्क। मॉन्क इन ए मर्क मतलब मर्सिडीज में, मतलब सारी लाइफ की सुविधाएं होते हुए किस तरह से इन्होंने जिंदगी गुजारी है उसके बारे में बताया हुआ है। संदीप मिश्रा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि इसमें बताया गया है द्युति चंद के बारे में। द्युति चंद किस तरह से जेंडर इश्यूज जो सामने आए, क्योंकि होमोसेक्सुअल प्लेयर हैं, ओपन होमोसेक्सुअल प्लेयर हैं, पूरे इंडिया के अंदर एक ही हैं, संदीप मिश्रा, द्युति चंद। तो ये उन्होंने बुक जो है वो लिखी है, और इस पूरी बुक का नाम है फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। NTPC Renewable Energy Limited has signed a memorandum of understanding with which state or union territory to set up India's first green hydrogen mobility project। मतलब हाइड्रोजन को आप इधर से उधर जाने के लिए यूज करोगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया है। एक तो है आपके पास नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यूनिट, और दूसरी तरफ से कौन सी स्टेट है, ये है लद्दाख। तो याद रखना है ये इंडिया की पहली ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है जो लद्दाख में लगाया गया है। इस चीज को आपने याद रखना है। और यहाँ पे देख सकते हो इस प्रोजेक्ट का पिक्चर, और इसमें जीरो एमिशन आप देख सकते हो, मतलब कार्बन फ्री है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक सपना है कि लद्दाख को हमने क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बना देना है। याद रखना है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, और बना भी सकते हैं यार। पॉपुलेशन कम है, एरिया का अगर आप इन्वायरमेंट देखोगे ठंडा इन्वायरमेंट है, तो वहां पे उसको बनाना या इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा आप कह सकते हो आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, हाइट की। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज बनाया जा सकता है। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे लगाया गया, लद्दाख। ये जरूर याद रखना आपने। और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाना है, प्राइम मिनिस्टर का ये वादा किया हुआ है लद्दाख से। और डेवलप ए कार्बन फ्री इकोनॉमी बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल सोर्सेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब हमने सोलर का यूज करके, हमने विंड एनर्जी का यूज करके, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके हमने जो है वो उनको कार्बन फ्री बना देना है। और आपको ये पता होना चाहिए
कि जो एनटीपीसी है उसने रिसेंटली कहा है कि हम 60 गीगावाट जो है वो अचीव कर लेंगे 2032 तक, 2032 तक, और 60 में हम जो है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज करेंगे। ये टारगेट रखा है एनटीपीसी ने, और हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था। और एनटीपीसी का एक टारगेट और भी है कि वो 5 हाइड्रोजन बसेस जो हैं वो लॉन्च करने जा रही हैं, कहाँ पे, लद्दाख में, ताकि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है वो यूज किया जा सके। और एक सोलर प्लांट भी लगाने जा रहा है एनटीपीसी, और एक ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी लगा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी लगा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जनरेट की जाएगी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, तो ऐसा लद्दाख, या आप कह सकते हो ले, ऐसी पहली सिटी बन जाएंगी इंडिया के अंदर जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बसेस आ गई हैं, देखो अगर बसेस आ गई तो हाइड्रोजन का यूज हो जाएगा, तो ऐसी पहली सिटी बन जाएगी ले जिसमें हाइड्रोजन का यूज होगा एज ए फ्यूल। याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज में एक चीज याद रखोगे, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है, वो तेलंगाना में लगाया गया है दोस्तों, जिसका आप कह सकते हो कि प्लांट का काफी बड़ा यूनिट जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है, कुछ जुलाई में होना है, अदरवाइज मई जून 2021 में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पे, रामागुंडम एग्जैक्ट प्लेस आपको पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती है, तेलंगाना से हो तो पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट आपको पूछा जा सकता है, लेकिन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है तेलंगाना। तो लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट। तो सारी चीजें हम इसके अंदर कर चुके हैं। लद्दाख को याद रखोगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है यहाँ के एक नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे लेकिन अभी आपको लद्दाख में मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विल प्रोवाइड ए इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंश्योर विच एनिमल। एक जानवर को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिजास्टर्स के कारण, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, या आप कह सकते हो क्लाइमेट के चेंज होने के कारण उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी उस जानवर को पालते हैं या रखते हैं तो उनको फायदा यहां से हो सकता है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने ये कौन से एनिमल के लिए किया है? हाई एल्टीट्यूड याक्स के लिए किया है। याक्स वो हैं जो दूध देने वाले जानवरों की लिस्ट में आते हैं, जिसमें बफेलोस भी आते हैं, जिसमें कैटल्स भी आती हैं, बाइसन भी आता है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज इसी के अंदर आती हैं। बफेलो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर आप कैटल्स भी लिख सकते हो, तो उस कैटेगरी के अंदर आता है याक। आप देख सकते हो, आपको शायद आइडिया हो जाएगा। तो ये है याक, तो ये दूध देने वाले जानवरों में से आता है, और इनको इंश्योर किया जाएगा। कोई एक्सीडेंट है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो वहां पे इंश्योर किया जाएगा। और एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक्स, तो वो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, उनका और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ये टाई अप हुआ है कि हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसमें इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? इसमें जो याक के ऑनर्स होंगे, मतलब जिसका जानवर होगा, तो वो इस पॉलिसी को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर वेदर क्लैमिटीज के कारण डेथ हुई है, किसी बीमारी के कारण डेथ हुई है, कोई इधर से उधर लेके जाते हुए कोई मिसहैपनिंग हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जिकल ऑपरेशन के कारण, या कोई राइट्स हो गए उसके अंदर, तो तब आप इसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक इसमें शर्त रखी गई है कि इनके कान के ऊपर जो है वो एक टैग लगाया जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड टैग होगा, जिसमें ये पता लगेगा कि इस पशु को हमने जो है वो इंश्योर किया हुआ है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन वहां पे होगी। और याक जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू के लिए एंडेमिक है, मतलब वहीं पे आपको मिलता है ज़्यादातर। मतलब इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिल जाएगा, इसमें आपको लद्दाख में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलेंगे, 26,000 याक्स हैं। अदरवाइज पूरे इंडिया में 58,000 के आसपास हैं। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इनमें आपको मिल जाएंगे। और इनकी पॉपुलेशन दोस्तों कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स होते जा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर सिक्किम में, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड का छोड़ के, 2019 में 500 याक्स जो है उनकी डेथ हो गई थी, बिकॉज सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए बनाई गई है। तो याद रखना दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड याक्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस दिया जा रहा है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कितनी रखी है? ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कितनी रखी गई है? तो आंसर इसका क्या होगा? 100 करोड़ रखी गई है दोस्तों ऑथराइजेशन कैपिटल। अब ये आरबीआई को अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, इनको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर ये बैड लोन्स को रिकवर करेंगे।
तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन जी की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ रुपीस जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है, पेड अप कैपिटल जो है वो 74.6 है। एग्जामिनर आपको पेड अप भी पूछ सकता है, जैसे हमने ऑथराइज पूछ लिया वो पेड अप भी पूछ सकता है, तो याद रखना 74.6। और ये यूनियन बजट 2021-22 में भी कहा गया था निर्मला सीतारमन जी की तरफ से कि हम एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना रहे हैं या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हैं जो कि जो बैंक के बैड लोन्स होंगे, जो हमारे एनपीए होंगे, उनको रिकवर करने का काम करेगा। तो बनाया गया, आपको पता ही है, इसको बना दिया गया था। अब इसको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने अंडर ले लिया 100 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल के साथ, और अब ये आरबीआई के अंदर लाइसेंस को प्रोवाइड करेंगे। इट हैज अक्वायर्ड लीगल स्टेटस आफ्टर रजिस्टरिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब इनको रजिस्टर कर लिया गया और वो अब जो है वो लीगल स्टेटस इनको मिल गया है। लेकिन जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सिर्फ उन्हीं लोन्स को लेगा जिनकी अमाउंट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये बात को आपने याद रखना है, मतलब वही लोन इसके अंदर आएंगे। और इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि जो पैसा होगा वो 15% जो पैसा होगा वो तो कैश में दिया जाएगा, और 85% पैसा जो वो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिया जाएगा। तो 15% पैसा कैश और 85% जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आएगा। तो याद रखना है आपने कि एनएआरसी जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन इस तरह से वो पे करेगी बैड लोन्स का। और कैनरा बैंक इसमें 12% होल्डिंग रखता है, याद रखना आपने, जो सबसे ज्यादा है। बाकी बैंक या तो 10% या 10% से कम रखेंगे, लेकिन अदरवाइज कैनरा बैंक का सबसे ज्यादा। ये भी क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर किया था। और पहले फेज में 89,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स दिए जाएंगे कि इनको रिकवर करना है। फिर दूसरे फेज में 2 लाख करोड़ के एसेट दिए जाएंगे, धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जाएगा। और रिसेंटली एक आपने और बात याद रखनी है, नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, राव इंदरजीत सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गुरुग्राम है, हरियाणा के स्टूडेंट ध्यान दें, याद रखना आपने। और निर्मला सीतारमन का आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर हैं, राज्यसभा से मेंबर हैं कर्नाटका से, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं, बैड बैंक सारी चीज़ें, और बैंकिंग के लिए जो भी चीज़ें मैंने कवर की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो जरूर याद रखोगे। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पदम कुमार नायर जी। कौन है? पदम कुमार नायर, पदम कुमार माधवन नायर पूरा नाम है इनका। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद 14 डिफरेंट कंपनीज, 14 अलग अलग कंपनी से उन्होंने एमओयू साइन किया है। कौन सी स्कीम के लिए? चेयुथा स्कीम के लिए। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ स्कीम का जो स्पेलिंग है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें, चेयुथा स्कीम। और ये कौन सी स्टेट की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। और ये किसके लिए है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस स्कीम को आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश की। और 14 कंपनीज के साथ टाई अप किया है वाईएसआर चेयुथा स्कीम के लिए। और आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें 6 लाख औरतों को जो है वो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो अपना सामान अलग अलग कंपनीज को बेच सकें। इसलिए आंध्र प्रदेश ने 14 कंपनीज के साथ जो है वो टाई अप किया है, ताकि जो वुमेन सामान बनाएंगी वो 14 कंपनीज को बेच सके। ये स्कीम जो है वो दोस्तों सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की औरतों के लिए है, जो SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं। उनको ये फाइनेंशियल एड मतलब पैसा प्रोवाइड करेंगे। कितना पैसा देंगे? 75,000 रुपए, मतलब 75,000 रुपीज देंगे, लेकिन एक बार में नहीं देंगे, 4 सालों में दिया जाएगा। हर साल 18,750 मतलब 18,750 रुपए दिए जाएंगे, 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। और एज जो होगी वो 45 से लेकर 60 साल के बीच में होगी। जो एज होगी वो उन्हीं औरतों को दिया जाएगा जिनकी एज 45 से 60 के बीच में। ये कंडीशंस हैं इस स्कीम की, और इसमें ये पैसा वो अलग अलग काम करने में यूज कर सकती हैं। फिर जो भी वो सामान बनाएंगी वो इन कंपनीज को बेच सकें। ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने निश्चित कर लिया कि इन कंपनीज को बेचा जा सकता है। और आंध्र प्रदेश ऐसी पहली इंडियन स्टेट है जिन्होंने अपने बजट के अंदर जेंडर बजट को भी शामिल किया है, ताकि वुमेन की इंपावरमेंट के लिए हम बहुत चीज कर सके, इसलिए जेंडर बजट को भी इसमें शामिल किया गया है। याद रखना है, आंध्र प्रदेश ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रख लें। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी हैं, और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ पे दोस्तों नेशनल पार्क आपको मिलेगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा, जिसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी जो है वो कहते हैं। तो ये नेशनल पार्क जो है वो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। और एक नेशनल पार्क आप और याद कर सकते हो, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क।
तो ये तीनों नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 14,000 रन इन T20? केवल T20 के अंदर 14,000 से ज्यादा रन स्कोर करने वाला बंदा कौन है यार? ये इनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा? क्रिस गेल होगा। तो आपको पता होना चाहिए 14,000 रन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है बैट्समैन के लिए। T20 फॉर्मेट में इतने रन जो है वो स्कोर कर लिए हैं, और ये इन्होंने रिसेंटली हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में T20 सीरीज चल रही है, तो वहां पे इन्होंने इसको जो है वो हासिल किया है। तो याद रखना है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच चल रहा था। और हाईएस्ट रन भी यार T20 में क्रिस गेल के ही हैं, 175 रन क्रिस गेल के हैं, और ये उन्होंने 2013 शायद 2013 में हासिल किया था, और IPL का मैच था तो उसमें उन्होंने ये लगाए थे। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जितना जितना लिखा हुआ उतने से याद कर लें। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? तो एक गेम लिखी हुई है। कल हमने एक बुक की थी जिसमें जो है वो जो चाइना और USA के बारे में बताया हुआ था। आज हम कर रहे हैं चाइना और इंडिया के बारे में, और ये बुक लिखी है जो इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी थे विजय गोखले जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो याद रखना है विजय गोखले की एक बुक, और फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, और उन्होंने इस बुक को लिखा है। नाम क्या है? द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और उन्होंने इस बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताया 1998 में, चाइना ने किस तरह से आगे बढ़ाया उसको। चाइना का सिक्किम को फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन देना, इंडिया का पार्ट बनना 2005 में फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया चाइना की तरफ से। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया की न्यूक्लियर डील के पीछे जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील है हमारी 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की तरफ से साइन की गई थी, उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरह से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने यहाँ पे इस बुक के अंदर शेयर की हैं। तो आप देख सकते हो द लॉन्ग गेम और हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इसमें 6 हिस्टोरिकल और रीसेंट इवेंट्स बताए गए इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और टूल जो है वो यूज़ किए गए चाइना की तरफ से अपनी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इंडिया के साथ करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना है। और विजय गोखले वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली अपनी एक बुक लिखी थी और हमने उसको कवर भी किया था, और उस बुक का नाम था तायनमन स्क्वेयर, TI, दोबारा से लिख रहा हूँ, TIANANMEN, तायनमन स्क्वेयर। तो याद रखना है तायनमन स्क्वेयर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट, ये बुक किसने लिखी थी? विजय गोखले, ये उनकी पहली बुक थी। और दूसरी कौन सी होगी? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। संजय बारू बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, बुक लिखी है इन्होंने दोस्तों, वैसे तो बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जो रिसेंट इन्होंने बुक लिखी है वो लिखी थी इंडिया एलीट पावर। तो याद रखना है इंडिया एलीट क्लास, इंडिया पावर एलीट क्लास, ये नाम है टोटल बुक का, इंडिया पावर एलीट क्लास। इसमें बताया गया कि बीजेपी जिन जगह पे नहीं जीत रही थी वहां पे भी जीती है। तो नेक्स्ट इज शकूर राथेर, इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर लिखा, इन्होंने लिखा लाइफ इन ए क्लॉक वैली टावर, या क्लॉक टावर वैली, ये बुक का नाम है। सुनीता द्विवेदी बुद्धा इन गंधारा, तो ये इनकी बुक्स हैं, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट कैबिनेट कमेटीज, गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमेटी के अंदर नए मेंबर्स को अपॉइंट किया, नए मिनिस्टर्स को। स्मृति ईरानी को लिया गया, भूपेंद्र यादव को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, और पॉलिटिकल अफेयर्स पैनल में इनको लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब हर कमेटी के मेंबर्स नहीं याद करोगे, बहुत सी कमेटीज हैं तो सबके मेंबर नहीं याद करोगे, फिर भी आप हेड याद कर सकते हो। देखो कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, इन सब के हेड जो हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये तो आपको एग्जामिनर के पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। कैबिनेट जो कमेटी है, कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है, उसमें 2 मेंबर हैं जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये दोनों इसके मेंबर हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के अंदर जो हेड हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो इतना की याद रख लें, अदरवाइज और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और इसमें क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट नेम्ड ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। तो एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने DNA को जो है वो एडिट कर सकते हैं, किस तरह से DNA को कट करके उसमें नए DNA की एडिशन की जा सकती है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो उससे हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, और ये रिपोर्ट WHO की तरफ से प्रदर्शित की गई है। सिर्फ इतना ही याद कर लें क्योंकि ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। और ये WHO की दोस्तों एक कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी, किस चीज़ के ऊपर बनाई गई है? डेवलपिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के ऊपर। तो सिर्फ याद रखना है कि एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के ऊपर है। उन्होंने एक रिपोर्ट नहीं, 2,
ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, ये 2 रिपोर्ट्स इशू की हैं। तो इसमें कमेटी के अंदर एक इंडियन मेंबर भी है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं मनीषा एस इनामदार जी, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। सिर्फ इस नाम को एक बार पढ़ना है, चाहे मनीषा ही याद कर लें, लेकिन क्वेश्चन कवर होना चाहिए। और ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं, किस तरह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ये भी आप जो है वो इससे करोगे, पिक्चर से करोगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है, उन्होंने 2 स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की हैं, किसकी, फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स की, जो कि हीलियम, सुपर फ्लूइड हीलियम के अंदर उनको मिली हैं। तो फिर से जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, ज़्यादा ध्यान मत दें इस न्यूज़ के ऊपर, सिर्फ इतना समझना है कि फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स जो हैं वो सुपर फ्लूइड हीलियम के अंदर 2 उसकी नई स्पीशीज मिली हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने ढूंढी है। बस इतना ही याद कर लें। और अब जो साइंस बैकग्राउंड के उनको थोड़ा सा बता देता हूं। फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स जो बेसिकली क्या होता है, ये एक नैनोमीटर साइज्ड कैविटीज होती हैं लिक्विड के अंदर, हीलियम लिक्विड के अंदर, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती हैं, मतलब जिसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन से हम जो हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो नंबर, स्टेट और इंटरेक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, उसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जान सकते हैं। तो उसके लिए मतलब ये लाभ हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको ढूंढा है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, अपेटा एंड नाफेड। उन्होंने कोलैबोरेट किया है कि जो हम एक्सपोर्ट लिंकेज होगा फार्मर कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, वो करेंगे, ताकि जो फार्मर फसल पैदा कर रहा है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो अपनी फसल को अच्छे तरीके से बेच सकें। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है, एक का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी और द अथॉरिटी, नेक्स्ट है नाफेड, मतलब इसका है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोनों ने कहा है कि हम फार्मर्स की हेल्प करेंगे अलग अलग जगह पे, ताकि उनको टेक्नोलॉजी, स्किल, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मार्केट असेसिबिलिटी हो सके, ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। नेक्स्ट आते हैं, अगला है। तो इस क्वेश्चन में कुछ याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। 40th एनिवर्सरी बनाई गई है एप्पल सैटेलाइट की, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की है। तो यहाँ पे आपको एप्पल यूनिवर्सिटी, एप्पल सैटेलाइट का जो है वो पता होना चाहिए। एप्पल सैटेलाइट का मतलब है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ये सैटेलाइट का नाम है, आपको पता होना चाहिए। ये पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की, जो कि 1981 में लॉन्च की गई थी। और इसी सैटेलाइट से इसरो ने फिर आगे बहुत सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाई हैं। और ये 40th एनिवर्सरी है, क्योंकि 1981 में लॉन्च की गई थी, 2021 में है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एक फरमान इशू कर दिया है। बेसिकली एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, एक नई बॉडी बना दी गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, ITFS। इसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब अब यहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। कौन से सेंटर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ट्रेड करने की, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर 2020 में बनाया गया, 2019 के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर है, गिफ्ट सिटी के अंदर। और चेयरपर्सन कौन है इसके, इंजेती श्रीनिवास। इंडियन नेवी को 10th पोजाइडन 8I एयरक्राफ्ट मिल गया है। और आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये कौन से देश से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट, जशपाल शर्मा जी का, ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे क्रिकेट जगत के। और जशपाल शर्मा जी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, लुधियाना से बिलोंग करते हैं, मतलब पंजाब से बिलोंग करते हैं। लुधियाना पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इंडियन क्रिकेटर थे, उनका देहांत होगा 1983, जिसको लीड कर रहे थे कपिल देव, तो उनकी टीम का एक हिस्सा थे। तो मतलब इनका जन्म जो है वो लुधियाना में हुआ था, याद रखना है। पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट इनका प्रोफेशन था, और जशपाल शर्मा इनका नाम है। और इवन ये सेलेक्टर भी रहे हैं 2011 की उस टीम का, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था दोबारा से। मतलब धोनी जब खेल रहे थे, सचिन तेंदुलकर थे उस टीम में, सौरव गांगुली थे, तो मतलब ये सारे प्लेयर थे, तो मतलब उस टीम में थे ये। और मतलब याद रखना है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गंगा एक्सप्रेसवे सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे बन चुका है, एक्सप्रेसवे बन चुका है, याद रखना है। क्योंकि पहला तो आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा है, दिल्ली मुंबई, जिसकी लेंथ कितनी है, 1350 किलोमीटर। और दूसरा बन गया गंगा एक्सप्रेसवे, जो आप कह सकते हो दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक जाना है जिसने, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 594 किलोमीटर है। जिसको पहले डिस्टेंस को 11 घंटे लगते थे कवर करने में, वो 6 घंटे में कवर हो जाएगा दिल्ली से प्रयागराज का। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन चुका है। अब आते हैं 13 जुलाई 2021 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पेमेंट बैंक्स मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज
तो सबसे पहले आपको पेमेंट बैंक्स के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पेमेंट बैंक एक नया कंसेप्ट था आरबीआई का, जिसमें डिपॉजिट्स तो लिए जा सकते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोले जा सकते हैं, लोन नहीं दिया जा सकता, क्रेडिट कार्ड्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है, वो नहीं दिया जा सकता। अकाउंट्स खोल सकते हो इसमें, लिमिट है ट्रांजेक्शन्स की 2 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। 1 लाख था पहले, 2 लाख कर दिया गया, ये याद रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है इसमें कि सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, एयरटेल पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल ने खोला था 2017 के अंदर। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें जो अनबैंक्ड रूरल एरिया होगा वहां पे 25% ब्रांचेस होनी जरूरी हैं, ताकि लोग जो हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जुड़े, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो हैं बैंक के साथ जुड़े। और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आपको बता देता हूं। ये सेक्शन 22 के अंदर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, लेकिन इसको बैंकिंग लाइसेंस जो मिलता है बेसिकली वो मिलता है कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, व्हाट डू वी कॉल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को। तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाता है। अगर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लें तब भी आप आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर है। मतलब CRR, SLR, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके चेंजेस को हम किस इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, लेकिन सब बच्चों ने यार लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब करना है चैनल को। इससे आप हमें मोटिवेशन भी प्रोवाइड करोगे, सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। और यार चैनल को आपने सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को प्रेस कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और गाइस ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, 100% बूस्ट करेगा। और आप हमारी PDFs को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ASH10 कोड का यूज़ करेंगे। और गाइस लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। एंड इसी तरह से मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।